नमस्कार आप सभी को। मैं विजयपाल सिंह आप सभी का अपनी हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रकरण है सामान्य हिंदी के अंतर्गत समास। आज के इस प्रकरण के माध्यम से हम समास के अर्थ, उसके भेद तथा उसकी उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द मैं लिपिबद्ध करता हूँ, जैसे समस्त पद, समास, समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद। जब हम समास का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने ये पांच शब्द बार बार आते हैं, तो इन्हीं के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके पश्चात हम समास पर चर्चा करते हैं। समस्त पद क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से निर्मित नवीन सार्थक शब्द को समस्त पद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। उदाहरण है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। यहां पर दो से अधिक शब्द हैं। कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से निर्मित नवीन सार्थक शब्द को समस्त पद कहा जाता है। तो इसमें जब हम समास क्रिया करते हैं तब उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति है, इसका लोप हो गया, विलोपन हो गया है। तो बचे हमारे पास क्या? रसोई और घर। इन दोनों को मिलाया तो बना रसोई घर। और विलोपन किस चीज का हुआ? लोप किसका हो गया? विभक्ति का। यहाँ पर ये बना हमारा समस्त पद, ये समस्त पद बना। और ये जो रसोई और घर है, ये दो पद हुए, इसी को हम पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद या पहला पद और या प्रथम पद, और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद। इसी को यदि हम यहाँ पर पूर्व कहेंगे तो उत्तर होगा, ये पहला कहा जाएगा तो दूसरा कहा जाएगा। और अगर इसको प्रथम पद कहेंगे तो वो द्वितीय पद कहलाएगा। जोड़े में चलते हैं। अब बात आती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से अधिक शब्द है, इनके मेल से निर्मित नवीन सार्थक शब्द को समस्त पद कहा गया, समस्त पद कहा गया। और इस समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को, इस मेल की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास कहा जाता है। समास विग्रह क्या है? बड़ा आसान है। समस्त पद, ये बना समस्त पद रसोई घर। किससे बना था? रसोई के लिए घर। यहाँ पे लोग किसका हुआ था? विभक्ति का हुआ था, के लिए विभक्ति का हुआ था। तो समास विग्रह क्या होगा? समस्त पद के पुनर्रूप को प्राप्त करना ही समास विग्रह कहलाता है। यदि हम इसका खंडन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसके पुनर्रूप में लेकर जाते हैं, तो हमें रसोई घर का रसोई के लिए घर मिल जाएगा। तो ये हो गया समास विग्रह। पूर्व पद हम जान चुके हैं, उत्तर पद हम पहचान चुके हैं। मैं समझता हूं कि इसमें 5 शब्दों में आपको कोई समस्या अब नहीं आएगी। चलते हैं समास के भेदों की ओर। समास के कितने भेद हैं? समास के भेदों को लेकर व्याकरणाचार्यों में मतभेद है। कुछ विद्वान समास के 6 भेद मानते हैं, तो कुछ विद्वान समास के 4 भेद मानते हैं। समास के भेद, इनका हम सोदाहरण यहां पर वर्णन करेंगे। अव्ययीभाव समास सबसे पहले आता है। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, इसी के बारे में जान लेंगे। पहले लिखा है अव्ययीभाव, अव्यय, तो इसमें एक अव्यय होता है, अर्थात इसके जो ये समास होता है, इसका जो समस्त पद होता है उसमें अव्यय का आना होता है। अर्थात समस्त पद में एक अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति है, तो यहां पर यथा और शक्ति, दूसरा पद शक्ति है, पहला पद यथा है। तो यहां पर ये अव्यय है। और अव्यय क्या होता है? जिससे खंड न किया जा सके। अव्यय जिसे खंड न किया जा सके, टुकड़े न किया जा सके। अव्यय का मतलब खर्च होता है, खर्च न किया जा सके। तो यहाँ पर जिसके टुकड़े न किए जा सके, खंड न किया जा सके, वो अव्यय होता है। तो यहाँ पर यथा अव्यय है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा
शक्ति के अनुसार, तो ये अव्यय हो गया। और इसका जो पूर्व पद होता है, क्योंकि अर्थ के आधार पर बल प्रथम पद को दिया जा रहा है, तो ये हमारा प्रधान पद होगा। पूर्व पद ही हमारा क्या होगा, पूर्व पद हमारा प्रधान होगा। और यहाँ पर द्वितीय पद हमारा ये क्या होगा, ये द्वितीय पद ये गौण हो जाएगा, द्वितीय पद गौण होगा। हमने क्या समझ लिया, अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होगा और पहला पद समस्त पद में अव्यय होगा। लेकिन यदि कहीं उपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग से कोई निर्मित समस्त पद है, तो वो भी अव्ययभाव समास कहलाएगा। जैसे प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है, यहाँ पर दिन आ गया, प्रतिदिन। यदि कहीं पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही हो, संज्ञा शब्द की आवृत्ति हो रही हो, तो वहां भी शब्द की आवृत्ति अगर हो रही है, तो वहां भी अव्ययभाव समास होगा। जैसे गांव गांव, गांव गांव, गली गली, घड़ी घड़ी। तो जहां पर घड़ी घड़ी, गांव गांव, इस प्रकार की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति हो, वहां अव्ययभाव समास। उपसर्ग से निर्मित समस्त पद हो, अव्ययभाव समास। अवयव से निर्मित समस्त पद हो, अव्ययभाव समास। तो इसका प्रथम पद होगा हमारा प्रधान। उम्मीद है यह आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम दूसरे समास की ओर, तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास, जो विद्वान चार भेद मानते हैं, वो तत्पुरुष समास में दो और समास मानते हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। उसका क्या कारण है, यहाँ पर मैं तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय और द्विगु समास बताऊंगा, क्योंकि तत्पुरुष समास ही उसके मिलते जुलते गुणधर्म है। उसके बाद में दूसरे समास बताऊंगा। तो तत्पुरुष समास में जैसे कि यहाँ पर एक समास पद लिखता हूं, राजपुत्र, राजपुत्र, राजधन पुत्र। इसका मैं सामासिक विग्रह करता हूं, समास पद का विग्रह करता हूं। तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ने, किस कारक की विभक्ति है, संबंध कारक की विभक्ति है। और ये तत्पुरुष चल रहा है। तत्पुरुष क्या है, जिस समास के समस्त पद का द्वितीय पद प्रधान होता है, जिस समास के समस्त पद का द्वितीय पद प्रधान होता है, और जिन पदों में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है, ऐसे समस्त पद को तत्पुरुष समास कहा जाता है। शब्द के अर्थ के आधार पर जिस पर बल पड़ा, उसी को हम प्रधान मानेंगे। अव्ययभाव समास पहले नंबर पर है, तो उसका प्रथम पद प्रधान है। यह बात याद रखना, शॉर्टकट में बता रहा हूं। और तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर है, तो इसका दूसरा पद प्रधान मान लीजिएगा, बस हो गया काम। दूसरा पद प्रधान है, द्वितीय पद प्रधान, और इसका प्रथम पद गौण हो जाएगा, प्रथम पद गौण होगा। अव्ययभाव समास में प्रधान है प्रथम पद, इसमें गौण हो गया। राजा का पुत्र हो गया क्या हमारा। अब पुत्र पर यहाँ पर बल दिया जा रहा है, तो दूसरा पद इसमें प्रधान होगा। तत्पुरुष समास के बारे में हम जान गए हैं। अब चलते हैं कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय समास, जैसे कि बताया कि इसमें तत्पुरुष समास के गुणधर्म चलते हैं। गुणधर्म क्या है, यहाँ पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, तो कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होगा। यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक नीलकंठ, इसमें नील और कंठ दो शब्द है, दो पद है। तो नीलकंठ का यदि मैं समासिक विग्रह करता हूं, तो यहां पर बनेगा एक तो नीलाकंठ। इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ध्यान दीजिएगा, नीला है जो कंठ। तो यहां पर ये जो समास है कर्मधारय समास, इसके समस्त पद, क्योंकि इसमें एक विशेषण होता है, एक विशेषण और विशेष्य। यहां पर देखिएगा, यहां पर नीला और कंठ, नील कंठ, तो कंठ शरीर का एक अंग, गर्दन, तो ये नीली है, क्या है, नीली है। तो
तो यहाँ पर जो कंठ है इसकी विशेषता ये बता रहे नीला, अर्थात नील क्या है, ये विशेषण है। नील क्या है, विशेषण है। कंठ क्या है, विशेष है। विशेष किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए। ऐसा ही कर्मधारय समास में एक उदाहरण देखते हैं, चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या है, चंद्र के समान मुख। चंद्र के समान मुख, अर्थात यहाँ पर मुख को बताया जा रहा है कि कितना सुंदर है वो, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो एक उपमेय है, दूसरा उपमान है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हमने क्या जाना है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है, तो कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान है, लेकिन एक विशेषण होता है जिसमें विशेष्य होता है। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, और एक उपमेय होता है उपमान। उपमान की तुलना जिससे दी जाती है, जो जिसके योग्य होता है उसको उपमेय कहा जाता है। तो अब आती है बात चौथे नंबर पर द्विगु समास की। द्विगु समास बड़ा आसान, बहुत आसान है। इसका जो प्रथम शब्द होगा, प्रथम पद होगा, जैसे त्रिभुज, त्रिधनभुज, त्रिभुज। अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो ये त्रिभुज, त्रिभुज तीन, अर्थ है तीन, तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का समाहार, तो त्रिभुज। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, और चौराहा, चार रास्तों का समाहार। अर्थात इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इसका जो दूसरा प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा। ध्यान रखिएगा, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा, लेकिन इसका दूसरा पद हमारा प्रधान होगा। क्यों होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के गुणधर्म बताए थे, वही चलेंगे इसमें। आसान है। अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान हुआ, जान लीजिए। अगर आपने पद जान लिए तो समास आपके जीभ पर आ जाएगा पक्का। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है, कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान है, द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान है। बस अंतर सिर्फ एक है, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद प्रधान हो गया उसमें और कर्मधारय समास में अंतर सिर्फ एक है। यहाँ पर आपकी समानता दिखा जा रही है, तुलना की जाती है, विशेषण विशेषता बताई जाती है। तो इसमें विशेषता है तो उसमें संख्यावाची शब्द है। बस इस आधार पर जो विद्वान 6 भेद मानते हैं वो ये आधार है, इससे अलग करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे चौथे समास तो हो गया, पांचवें समास की ओर चलते हैं। और पांचवा समास हमारा कौन सा है, पांचवा समास हमारा है द्वंद्व समास। बहुत आसान है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व से मतलब ये होता है झगड़ा टंटा। तो यहाँ पर झगड़ा है भाई, किस बात का झगड़ा है, वर्चस्व का, सत्ता का झगड़ा है। अर्थात न कोई किसी से कम न कोई किसी से ज्यादा, बराबर, टक्कर का मामला है भाई। तो टक्कर, द्वंद्व समास में टक्कर चलेगी, अर्थात ये दोनों पद इसके प्रधान हो जाएंगे। दोनों पद क्या होंगे, इसके प्रधान होंगे। यह ध्यान रखिएगा, अगर आपने ध्यान रखा तो होगा काम, दोनों पद प्रधान, कोई जिससे कम नहीं है। तो इन शब्दों में ध्यान रखिएगा, इन शब्दों में विलोम शब्द चलते हैं। जैसे माता पिता, भाई माता क्या विरोधी क्या शब्द हुआ, पिता हो गया। भाई बहन विलोम, तो यहाँ पर विलोम शब्द चलेंगे या आपके पूरक शब्द चलेंगे। विलोम शब्द हो गया माता पिता, भाई बहन, दिन रात, तो पतला दुबला। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं पूरक शब्द, कई पूरक शब्द आते हैं तो भी ये हमारा द्वंद्व समास होगा, जैसे घी शक्कर। चलिए ये हुई। और एक और होता है जो अंतिम है हमारा बहुव्रीहि समास, छठवां भेद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास बड़ा आसान और बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु समास में दूसरा पद, कर्मधारय में दूसरा पद, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास क्या है, बहुव्रीहि समास में जो कर्मधारय के उदाहरण है, जो द्विगु समास के उदाहरण है, वो बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। तब बच्चे यहीं पर भ्रमित हो जाते हैं कि कर्मधारय समास है भाई या बहुव्रीहि समास है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप किस प्रकार से उसका समासिक विग्रह करें, समासपद कैसे समास विग्रह कर रहे हैं, आपके ऊपर ये निर्भर करता है, या प्रेक्षक की भाषा के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से वो आपको दे रहा है समास विग्रह क्या है। देखिए मैंने एक उदाहरण दिया था कर्मधारय समास के अंतर्गत, नीलकंठ। नीलकंठ मैंने बताया था कि नीला कंठ हो या नीला है जो कंठ, नीला है
जो कंठ। तो अगर नीला है जो कंठ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास। लेकिन अगर ये लिख दिया गया है नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अगर ये कह दिया गया है नीला है जिसका कंठ, अर्थात ये रूढ़ किसके लिए शब्द है, भगवान शिव के लिए, अर्थात शिव, तब ये बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पर नीलकंठ नीलकंठ दोनों गुण हो गए, क्योंकि ये तीसरे पद की ओर इंगित कर रहे हैं। तीसरा पद क्या बनेगा हमारा, शिव की ओर, भगवान शिव की ओर। पीतांबर, पीत धन अंबर, यानी पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब वस्त्र कपड़ा, तो पीला कपड़ा अर्थात पीला है जो कपड़ा। यदि पीला है जो कपड़े यहां तक रखेंगे बात, तब पीला कपड़ा रखेंगे तब वो कर्मधारय समास है, क्योंकि कपड़े की विशेषता पीला रंग बता रहे हैं। और यदि कहेंगे पीतांबर, पीला कपड़ा पहनने वाला, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात ये श्री कृष्ण जी के लिए रूढ़ शब्द हो गया है। तो पीतांबरधारी यानी पीत अंबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर अगर ये होते हैं पीले वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के लिए। दश आनंद, द्विगु समास में आ रहा है। दश आनंद संख्यावाची शब्द है प्रथम, 10 है आनंद, यानी 10 आनंद। जब अगर हम कहेंगे 10 आनंद, 10 आनंद का समाहार, 10 मुख का समाहार, शीर्ष का समाहार, तो वहां पर द्विगु समास होगा। लेकिन यदि कहेंगे 10 है आनंद जिसके, याद रखना यहाँ पर जो है जिसके नहीं है, जिसके क्या आएगा, जिसका जिसके, अर्थात उसमें चलेगा बहुब्रीहि समास में। 10 है आनंद जिसके, किसके रूढ़ लिए रूढ़ हो रहे हैं, लंकाधिपति रावण के लिए रूढ़ है, अर्थात रावण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कर्मधारय समास। लेकिन चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, अर्थात स्त्री के लिए, तो ये हो गया। अगर ये आपकी परीक्षा में कर्मधारय समास नीलकंठ आ गया और कह रहा भाई कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, तब आपको किस समास पर निशान लगाना है, ये भी तो एक चिंतन का विषय है। अगर इस प्रकार से परीक्षा में आ जाता है तब आप निश्चित निस्संदेह होकर के, क्योंकि वो आपसे एक खास अर्थ निकलवाना चाहते हैं परीक्षक, और वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, तब ऐसे में आप उसको बहुब्रीहि समास पर ही निशान लगाकर रखेंगे, बहुब्रीहि समास। तो मैं समझता हूं आज की इस वीडियो में हमने समास के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए इसके ज्यादा उदाहरण नहीं दिए गए थे, और अलग से मैं इन 6 समासों पर अलग से छोटी छोटी वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। लेकिन यदि आपने इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखा, आपने स्किप नहीं किया था इसको, तब निसंदेह मैं कहता हूं कि आपके पास एक बेस, एक ग्राउंड बन जाएगा, आधार बन जाएगा। इसके आधार पर आप बहुत सारे समासों के बारे में जान सकते हैं। परिभाषित बिल्कुल बखूबी किया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ा से अच्छे लगते हैं, तब आप कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।